हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में स्टूडेंट आज के नई वीडियो के साथ। आज जो हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स यानी कि 11th क्लास की फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था गति के समीकरणों का निगमन। हमने ग्राफिक विधि से गति के समीकरणों का निगमन देख लिया है, यानी कि ग्राफिक मेथड जो होता है उसके सहायता से किस प्रकार से हम गति के समीकरणों का निगमन करते हैं वो हमने देख लिया है। यदि आपने वो नहीं देखा है वीडियो जाकर के तो देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में जो हम देखेंगे कलन विधि से, कलन विधि का मतलब यानी समाकलन विधि से, इंटीग्रेशन से किस प्रकार से हम गति के समीकरणों का निगमन करते हैं उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में हम यही टॉपिक जो है कलन विधि से करेंगे, बहुत ही आसान तरीका से आपको समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा। और देखिए ये आपका जो पेपर में क्या होता है पूछा भी जाता है कलन विधि से गति के समीकरणों का मतलब क्या करना है, निगमन करना है। ठीक है नहीं, ग्राफिक विधि से नहीं पूछता। देखिए ये जो वीडियो है वो 9th वालों के लिए नहीं है, पहले ही मैंने काट दिया यहाँ पर कि ये वीडियो 9th वालों के लिए नहीं है, ये टॉपिक 9th वालों के लिए नहीं है। ग्राफिक विधि से जो था वो मैंने करा दिया है, तब वो 9th वालों के लिए था क्योंकि ग्राफिक विधि से 9th वालों के लिए भी पूछ लेता है। ठीक है, 11th क्लास में ग्राफिक विधि और कलन विधि दोनों ही है, पर पूछता है कलन विधि से। ठीक है नहीं, तो आज की इस वीडियो में कलन विधि से हम देखेंगे। ठीक है, और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं कलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन। देखिए मेरी आवाज जो है थोड़ी डाउन है क्योंकि गला बैठ चुका है इसलिए आवाज डाउन है। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए आज जो हम देखने वाले क्या देखने वाले, कलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन। कलन विधि से किस प्रकार से, कलन विधि का मतलब होता है समाकलन विधि। ठीक है नहीं, देखिए वायो वाले जो है वो नहीं जानते होंगे, परंतु जो मैथ लिया है इन्होंने उनको पता होगा कलन विधि क्या होता है। ठीक है नहीं, समाकलन कहते हैं, थोड़ा बहुत समाकलन 11 में भी बताया जाता है। ठीक है, वैसे फिजिक्स के अंदर जो गणितीय मूल अवधारणा जो है, गणितीय अवधारणा तो वो उसमें दिया बताया जाता है कि यानी कि कलन विधि क्या होती है। ठीक है ना, समाकलन विधि होती है, तो समाकलन कहते हैं कोई छोटी सी चीज होती है उसका बड़ा रूप लेके आना होता है, वो होती है समाकलन विधि। ठीक है ना, तो यहाँ पर कलन विधि से हम गणित के समीकरणों का निगमन करेंगे यहाँ पर एक कलन विधि से। ठीक है नहीं, 3 समीकरण होते हैं, हमने पढ़ लिया था कि यानी कि गति के जो समीकरण होते हैं वो 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 3 नियम। ठीक है, तो देखिए ये गति के समीकरण क्या थे, गति के समीकरण देने वाला कौन था? गैलीलियो ने दिया था। गति के तीनों समीकरण जो थे उन्होंने बताए थे, गैलीलियो वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले समीकरण की। देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले प्रथम समीकरण की बात करेंगे। प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण की हम यहाँ पर बात करेंगे और प्रथम समीकरण को किस प्रकार से इसका डेरिवेशन किया जाएगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। यहां पर पहला समीकरण क्या होता है? सिंपल सी बात है, पहला समीकरण आपको पता भी होगा, फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी, ये फॉर्मूला होता है। तो उसको हम किस प्रकार से करेंगे? कलन विधि से करना है तो आपको क्या करना होगा, देखिए आप जानते भी हैं, क्या जानते हैं, तो आप लिखेंगे वी नो डेट, वी नो डेट। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि देखिए त्वरण जो होता है, त्वरण को ए से दिखाया जाता है, तो ए बराबर जो होता है स्टूडेंट वो होता है वेग में परिवर्तन और बटे समय अंतराल। ठीक है ना, इस प्रकार समय में परिवर्तन, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये तात्क्षणिक त्वरण का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तात्क्षणिक त्वरण। तो देखिए वेग में परिवर्तन किसके साथ? समय के साथ, समय के सापेक्ष होने वाला वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। आपने इसकी परिभाषा पढ़ी हुई है। ठीक है, तो यहां से अगर देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए डी टी बराबर हो जाएगा आपका डी और वी। क्लियर स्टूडेंट, ए डी टी बराबर हो जाएगा डी वी। इतना हो गया। अब देखिए इतना होने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहां पर इसका समाकलन करना है। दोनों पक्ष में क्या करना है? समाकलन करने पर तो आप यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों में उचित सीमा में
उचित सीमा में समाकलन करने पर, उचित सीमा में समाकलन करेंगे, उचित सीमा में समाकलन। समाकलन का जो चिन्ह होता है स्टूडेंट किस प्रकार से, देखिए इसे हम करेंगे, मैं यहां लिखता हूं dv बराबर आपका a dt, ऐसे है ना, और इस पर आपको समाकलन चिन्ह बनाना है। इस प्रकार से बनता है समाकलन का चिन्ह, ऐसे, ठीक है नहीं, इस प्रकार से क्या बनता है, समाकलन का चिन्ह बनता है। और समाकलन को हम करेंगे उचित सीमा में। हमें जो समाकलन करना है वो उचित सीमा में करना है, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा जो डी के साथ लिखा होता है उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, उसकी लिमिट लगाते हैं। उचित सीमा मतलब लिमिट के साथ, ठीक है ना। तो लिमिट किस प्रकार से, कहां से कहां तक करेंगे, अगर यहाँ v है तो आपको पता है प्रारंभिक वेग भी होता है, तो प्रारंभिक वेग u और उसका v तक। तो यहाँ पर आपका प्रारंभिक वेग जो है वो u से लेकर के आपका चलेगा v तक, कहां तक जाएगा, v तक जाएगा, ठीक है नहीं। यानी कि पहले देखिए, अगर स्टूडेंट इसकी हम थ्योरी की बात करेंगे तो थ्योरी आपको वही लिखना होगा जो ग्राफिक मेथड में मैंने आपको बताया था। यानी कि माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, मतलब जो समय t0 था उस समय उसका प्रारंभिक वेग u था, ठीक है नहीं। और जब वस्तु नियत त्वरण से गतिमान है, नियत त्वरण से क्या है, गतिमान है, उस स्थिति में t समय बाद उसका वेग v हो जाता है, क्या होता है, v हो जाता है। यदि वस्तु s दूरी तय करती है तब v u s में संबंध स्थापित करने पर, मैंने जो थ्योरी लिखवाई थी आपकी, जो मैंने ग्राफिक मेथड से बताया था उसमें लिखवाई थी, तो वो सेम ऐसे आपको रखना है, ठीक है नहीं, वैसा क्या पुट कर देना है थ्योरी को, कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम dv लिखा है यहाँ पर v, यानी कि अब देखिए यहाँ पर इसका समाकलन होगा dv का, और लिमिट लगेगी u से v तक, है ना। प्रारंभिक वेग u से उसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। अच्छा यहाँ पर किस प्रकार से लगेगी, तो यहाँ पर d के साथ लिखा है t, तो t पहले 0 भी था, तो पहले 0 से t तक हुआ, कितना हुआ, t तक हुआ। तो यहाँ पर देखिए इसका अगर हम यहाँ पर करेंगे समाकलन, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, पहले आप सिंपल इसको ऐसा ही लिखिए dv, और कहां से, u से लेकर के v तक, और यहां से हम a को बाहर निकाल लेंगे, a का इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन 0 से t और हो जाएगा dt। क्लियर स्टूडेंट, इतना हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब स्टूडेंट आगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, dv का समाकलन करोगे, अगर देखिए कहीं पर समाकलन इस प्रकार से होता है, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन dx का करना है तो x आएगा, इंटीग्रेशन dy का करना है तो आपका y आएगा। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन हो रहा है dv का, इस्तेमाल करें इसको, कलन विधि यही होती है, तो dv का करोगे तो हो जाएगा v होगा, और इसको लिमिट लगा हुआ है तो इसको लिमिट लगाएंगे u से लेकर के v तक, ठीक है, बराबर a, ऐसे आपको इसको करना होगा। हाँ, dt लिखा है t आएगा 0 से लेकर t तक। ये वाली लिमिट होती है अपर लिमिट, ये होती है लो लिमिट, ये भी अपर, ये लो लिमिट। मान रखिए सबसे पहले हम अपर लिमिट का मान रखते हैं, तो v की जगह पर रखेंगे हम v, तो v आएगा, एक बार माइनस लगाएंगे, फिर रखेंगे हम v की जगह पर u, तो आएगा u, ठीक है, इस प्रकार से बराबर हो जाएगा यहाँ पर a, और इसका मान रखेंगे आप पहले अपर लिमिट यानी कि t, फिर रखेंगे माइनस लगा के 0, तो सिंपली v बराबर माइनस u बराबर हो जाएगा a और t, तो ये तो 0 है। अब देखिए इस u को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी, तो ये आपका प्रथम समीकरण क्या होता है, निगमन हो जाता है, प्रथम समीकरण का निगमन, इस प्रकार से। क्लियर स्टूडेंट, ये प्रथम समीकरण होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल तरीका से बताया है, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका जो फॉर्मूला होता है त्वरण का वो ये होता है, a बराबर dv अपॉन dt, क्रॉस गुणा कर देंगे, फिर दोनों पक्षों में उचित सीमा के साथ समाधान कर देंगे। हमेशा ध्यान रखना है यहाँ लिमिट कैसे लेंगे, जो आपका d के साथ लिखा होगा उसी के आधार पर लिमिट लेंगे। d के साथ हमारा यहाँ पर लिखा है v, तो हमने यहाँ पर u प्रारंभिक वेग से लेकर अंतिम वेग हुआ उसका, यानी कि हमने पहले बोल दिया है कि उसका प्रारंभिक वेग u था और उसके बाद उसका वेग कितना होगा, v हो गया, तो लिमिट यहीं से तो ली जाएगी u से v, है ना। समय कितना था 0, फिर कहां से हुआ t तक हुआ, इसलिए यहाँ पर t लिया। इस प्रकार से आगे करेंगे और ये आपका हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका होता है प्रथम समीकरण। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। पहला समीकरण बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने आपको समझाया है, क्लियर।
बहुत ही आसान तरीका से। देखिए यहाँ पर जो आपको पढ़ाया जाता है वो बहुत ही अपने शब्दों में पढ़ाया जाता है, ज्यादा थ्योरी नहीं लिखवाई जाती है, ज्यादा जो हिंदी लिखवा देते हैं और उसी को याद करते करते क्या हो जाता है, पूरा टाइम निकल जाता है, ठीक है नहीं, और याद भी तक नहीं होता है, केवल समझना है आपको, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला समीकरण जो है आपका यानी कि गति का प्रथम समीकरण निगमन होता है। तो चलिए स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। अब मैं बात करूंगा इसके दूसरे समीकरण की बात करूंगा, यानी कि द्वितीय समीकरण किस प्रकार से निगमन करते हैं। सिंपली आपको इसमें इसको ये याद रखना है और उचित सीमा के साथ समाधान करना है, बस इतना याद रखना। आप कैलकुलेशन करते चले जाइए, थोड़ा सा देखोगे अपने आप हो जाएगा। क्लियर, चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको यहां से हटा देता हूं। तो चलिए स्टूडेंट हम दूसरे समीकरण की बात करते हैं। द्वितीय समीकरण क्या होता है? द्वितीय समीकरण में बता दूं होता है विस्थापन समीकरण होता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है नहीं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो उसको हम यहाँ पर निगमन करने वाले हैं। तो चलिए देखिए इसमें देखिए वहां पर हमने देखा था त्वरण के साथ, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। यहाँ पर देखेंगे हम किसके साथ, वेग के साथ, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पर हमें लेना जो है वो तात्क्षणिक क्या लेना है, वेग लेना है, तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला लेना है, उसी का हमें समाधान कर सकते हैं। क्योंकि जो डीवी के साथ लिखा होता है, डी के साथ लिखा होगा वही उसी का समाधान हो सकता है। तो आप लिखेंगे यहां पर वी नो डेट, वी नो डेट, हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो वी जो होता है वो होता है डी एक्स बटे डी टी। स्टूडेंट डी एक्स बटे डी टी यानी विस्थापन में परिवर्तन समय के साथ जो होता है वही उसका क्या होता है, तात्क्षणिक वेग। यहाँ पर लिखा है वी जो होता है, अगर डी के साथ लिखा होगा वो तात्क्षणिक ही वेग होता है। अब इसमें करना क्या है आपको, इसका गुणा इसमें करना है। तो ये हो जाएगा देखिए डी एक्स बराबर हो जाएगा वी और डी टी, इतना हो जाएगा, डी एक्स बराबर वी डी टी हो जाएगा। अच्छा अब आपको करना क्या है, गति के प्रथम समीकरण से करना है। गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण से भाई साहब प्रथम समीकरण जो होता है गति का वो होता है v बराबर u प्लस ए टी। आप देखिए यहां v है, इस मान उठा के यहां रख दीजिए। तो मैं यहां से करता हूं तो जो हो जाएगा डी एक्स बराबर मान रख दीजिए, तो जो हो जाएगा u प्लस ए टी और यहां पर हो जाएगा डी टी। क्लियर स्टूडेंट, अब करना क्या है आपको, तो चलिए स्टूडेंट अब देखिए इसका अंदर गुणा हो जाएगा। तो जो हो जाएगा डी एक्स बराबर u डी टी प्लस ए टी और डी टी, ठीक है, ये आपका निकल के आएगा इतना। अभी ये समीकरण निकल के नहीं आया है, हमें करना है इसका, अब हम समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन। तो इसका हम समाकलन करेंगे यहां पर। तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में उचित सीमा से समाकलन करने पर, उचित सीमा से समाकलन करने पर, समाकलन करने पर उचित सीमा समाकलन करेंगे। तो यहां पर आपका इंटीग्रेशन लग जाएगा केवल, तो इंटीग्रेशन dx बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन यूडीटी प्लस इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका एटी डी। अब देखिए यहां पर आपको करना क्या, मैंने पहले बताया था कि सीमा किस प्रकार से लगानी है, जो दिया होगा। तो यहां देखो एक्स दिया यानी विस्थापन, तो पहले विस्थापन उसका कुछ ना कुछ होगा। तो मैं मान लेता हूं पहले विस्थापन उसका इनिशियल विस्थापन एक्स आई था, फिर बाद में हो गया उसका कितना एक्स एफ, फाइनल विस्थापन कहते हैं इसको हम, ठीक है नहीं, इतना। एफ इसका लगाएंगे, डी लिखा है तो पहले जीरो था फिर टी हुआ होगा समय, ऐसे यहां पर होगा जीरो से टी समय था। करिए समाकलन इसका, तो देखिए यहां पर dx का समान हो जाएगा x केवल, और यहाँ एक्स आई से एक्स एफ तक, ठीक है नहीं, बराबर यहां पर इस u को बाहर निकाल लीजिए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा dt का t हो जाएगा। क्लियर, जीरो से t हो जाएगा आपको यहाँ पर, प्लस a को बाहर निकाल लेंगे यहां से हम,
ए को बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए यहां पर आपका जो दिया है ना टी डी टी, है ना, ये इसका अलग तरीका समागम होगा। अगर कहीं पर भी आपका ऐसे दिया हो x की पावर n और इसका dx, तो इसका समागम होता है स्टूडेंट x की पावर n प्लस वन और बट्टे में n प्लस वन, ये फॉर्मूला होता है। याद रखना है, आपको इंटर में भी काम आएगा। तो ऐसे देखिए यहाँ पर t दिया है और dt दिया है, ऐसे x और dx दिया था, तो इसकी पावर वन है, क्या है इसकी पावर वन, तो सिंपली क्या होगा, देखिए यहां पर हो जाएगा x i और x फाइनल, ठीक है नहीं, बराबर u, और यहां पर होना है तुम्हारा t, यहां पर 0 से t प्लस a, इसका करोगे तो जो हो जाएगा t की पावर 2 बटे में 2, और कहां से कहां था 0 से t। अब हम यहां पर लिमिट का मान रख देंगे, हम पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो ये हो जाएगा x फाइनल माइनस के x i, क्योंकि पता है आपको एक माइनस लगा करके रखना पड़ता है दूसरा नीचे का, ठीक है। इस प्रकार से यहां से यहां पर रखिए तो u बराबर, तो यहां हो जाएगा पहले t रखना पड़ेगा, फिर 0 माइनस लगा के प्लस ऐसे a, यहां पर करोगे तो t की जगह पर t रखोगे तो t उसके ही रहेगा बट्टे में 2, ऐसे अगर 0 रखोगे तो 0 रहेगा बट्टे में 2, ये हो जाएगा आपका x फाइनल माइनस x i बराबर, ये हो जाएगा ut और प्लस ये हो जाएगा आपका, देखिए यहां से हो जाएगा ए टी का उसके बट्टे में 2 केवल, क्योंकि यहां पर देखिए तो 0 हो जाएगा, ए टी उसके बट्टे 2 रह जाएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसे कहते हैं हम x, क्या बोलते हैं, सॉरी s बोलते हैं, विस्थापन बोलेंगे तो इसको हम s बोलेंगे। तो मैं यहां पे करता हूं तो इसको s बोलेंगे, s बराबर कितना हो जाएगा ये आपका ut प्लस हाफ हो जाएगा, हाफ ए टी उसके, इस प्रकार से इसको लिख सकता हूं, हाफ ए टी उसके, क्लियर। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा फॉर्मूला निकल के आता है स्टूडेंट, ये आपका हो गया यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला, क्लियर, आप देख सकते हैं ये आपका दूसरा फॉर्मूला है जो मैंने अभी निकाला है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है, ये दूसरा फॉर्मूला हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दूसरा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने आपको ये बताया है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। केवल आपको क्या याद रखना है, मैंने पहले बताया था आपको ये याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला, यानी कि v बराबर dx अपॉन dt, और फिर आपको यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको ये वाला लगाना है, प्रथम गत का समीकरण, तो यहाँ पर v की जगह पर आपको ये मान रख दिया जाएगा, ये वाला मान यहाँ पर रख दिया जाएगा, फिर आप उसका समाधान कर लीजिए उचित सीमा के साथ। इस प्रकार से ऐसा ut प्लस हाफ ut इसका निकल के आएगा, क्लियर स्टूडेंट। तो ये आपका दूसरा समीकरण होता है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए हम तीसरे समीकरण की बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट हम बात करते हैं, हम यहाँ पर तृतीय समीकरण की बात करते हैं, गत का तृतीय समीकरण। देखो तृतीय समीकरण क्या होता है, समीकरण होता है v उसके बराबर u उसके प्लस 2as, इसको हम सिद्ध करेंगे यहाँ पर कलन विधि से। तो इसमें भी देखिए हम जानते हैं, और क्या जानते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। हमने यहाँ पर जो कुछ पढ़ा है उसके बारे में यहाँ पर देखने वाले, तो हमने यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर त्वरण का ही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, त्वरण का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो समझिए यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे इसको, वो समझिए। तो समझिए स्टूडेंट यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे उसको, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, आप जो जानते हो यहाँ पर लिख देंगे वी नो दैट, जो आप जानते हो उसे लिखिए केवल। हम जानते हैं कि त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है भैया dv अपॉन dt, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर कर क्या सकते हैं, अब ये आपका इस प्रकार से दिया, एक काम कीजिए आप इसमें, अभी देखिए इस वाले समीकरण में अभी जो आपको दिखाई दे रहा है, तो dv अपॉन dt में आप एक काम कीजिए, ऊपर भी dx से गुणा कीजिए और नीचे भी dx से गुणा कीजिए, ठीक है। इसका मतलब ये dx बटे dx से हमें आपने गुणा करना है, क्लियर, dx अपॉन dx से क्या करना है, इसमें गुणा करना है। तो आप यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, dv अपॉन dt में dx बटे dx से क्या करना है, गुणा करना है, गुणा करने पर अब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a बराबर dv बटे dt इंटू जो हो जाएगा dx बटे dx। अच्छा ये आपको लग रहा होगा ना dx से dx वही निकल के आएगा, कुछ ज्यादा वो तो है नहीं, थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर करना पड़ रहा है। इस dx को यहाँ ले आइए, इस dt को यहाँ पर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a बराबर dv अपॉन dx इंटू जो हो जाएगा dx बटे में dt।
अच्छा, एक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, या हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, हम यहां जानते हैं जहां dx अपॉन dt जो होता है ना, वो आपका वेग होता है। क्या होता है भैया, वेग। विस्थापन बटे समय अभी हमने देखा था। तो इसकी जगह पर ये आपको ये दिखाई दे रहा है, यहां पर हम रख देंगे v। क्या रखेंगे, v रखेंगे। तो जब यहां पर v रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a बराबर v dv अपॉन dx। होगा ना, होगा, इस प्रकार से होगा। आपको ऐसे कर लेना है। अब अगर मैं इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा समझिए। तो यहां पर जो आपका हो जाएगा, मैं इसका गुणा इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा यहां पर a dx बराबर v d और v। क्लियर, इस प्रकार से होगा। अब यहां पे आपको करना क्या है, अब यहां पर आपको एक काम करना है कि ये तुम्हारा यहाँ पर इतना हो गया। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, समाकलन करेंगे इसका हम, और कुछ नहीं करना है। अब दोनों पक्षों में आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में उचित सीमा से समाकलन करने पर करिए। तो आप इंटीग्रेशन लगाएंगे यहां पर a dx, यहां उच्च सीमा क्या होगी, एक्स आई से एक्स एफ तक, ठीक है नहीं, इस प्रकार से बराबर ऐसे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन v से dv, तो यहां पर हो जाएगा आपका u से v। क्लियर, इस प्रकार से होगा। यहां से a को बाहर निकाल लेंगे तो a बाहर निकल आएगा, इंटीग्रेशन अंदर आ जाएगा dx, और x से, कहां से, x से एक्स आई से एक्स एफ फाइनल तक, ठीक है नहीं। और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये इतना ही रहेगा, u और v d v। क्लियर, अच्छा समान कीजिए। जब ऐसा समान करोगे तो आएगा a कोष्टक के अंदर हो जाएगा, यहां पर हमारा x आएगा, x आई से एक्स एफ तक बराबर, इसका समान करेंगे तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर बटे में 2, और यहां पर जो आपका आएगा u और v। अब आप इसमें लिमिट का मान रखोगे, जब लिमिट का मान रखोगे तो रखिए, पहले हम मान रखेंगे अपर लिमिट का, फिर लो लिमिट का रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a कोष्टक के अंदर रखेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले एक्स एफ रखेंगे माइनस एक्स आई रखेंगे, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। इसके बाद आपका जो इसमें रखिए मान, तो पहले आप v स्क्वायर रखोगे बट्टे में 2 माइनस के u स्क्वायर रखोगे बट्टे में 2, इस प्रकार से करना पड़ेगा आपको। क्लियर, यहां से इसको क्या करेंगे, देखिए इतने पूरे को हम लिख सकते हैं एक्स एस, क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, तो ये एस हो जाएगा बराबर, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर बट्टे में 2 लाता लेके इसका, इस 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 2as हो जाएगा बराबर v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आपको v निकालना है, v उसके बराबर, तो निकल के आएगा, इसको इधर ले आइए तो जो हो जाएगा u स्क्वायर प्लस के 2as। तो देखिए आपका ये फॉर्मूला निकल के आता है, बहुत ही सिंपल तरीका से आपका ये फॉर्मूला यहाँ पर निकल आता है। स्टूडेंट, ये समीकरण आपका तीसरा हो जाता है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये तीसरा समीकरण भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आपके तीनों समीकरण हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत सिंपल तरीका से मैंने बताया है, बहुत सिंपल तरीका से मैंने आपको जो ये तीनों समीकरण हैं कलन विधि से करवाए हैं, ग्राफिकल मेथड से आपने देख ही लिया था। और इतना आपको ध्यान रखना है, 9th वालों के लिए नहीं है, केवल 11th वालों के लिए है। 9th वालों के लिए ग्राफिक विधि था केवल, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।